देहरादून की सुसवा नदी के किनारे बने एक स्क्रीनिंग प्लांट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां पर कूड़ा बीनने गई 13 साल की लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक लड़की हर प्लांट में काम करने वाले कुछ लोगों ने चोरी का आरोप उस पर लगाया है। उसे पकड़ा गया और कुछ देर के बाद लड़की ने कथित तौर पर फांसी लगा ली, जिसके बाद केशवपुरी बस्ती से लेकर डोईवाला बाजार तक लोगों का गुस्सा फूटा और बाजार बंद करवाया गया। प्रदर्शनकारियों ने उस प्लांट मालिक मोहसिन के होटल में तोड़फोड़ की है। गुस्साए लोगों की भीड़ इतनी बड़ी थी कि पुलिस को हालात संभालने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बमुश्किल पुलिस ने भीड़ को समझा बुझाकर कंट्रोल किया और रास्ते को खुलवाया। वहीं परिजनों ने इस मामले में रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है, जबकि हिंदू संगठनों और भाजपा नेताओं ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस गई थी कबाड़ चुगने के लिए, उसके 7 बच्चे चला गया पानी पीने के लिए, पता नहीं बच्चे उसके। अब कोई कह रहा है बोतल उठाया तो सुने लेडी से बोली बोतल उठा लिया। उसको कहते वो 4 लोंडा मेरे बच्चे को बाल पकड़ के घर में खींच के उसके बाद मारा, उसको रेप भी किया, उसके बाद मार दिया, फांसी पर लटका दिया। बाल पकड़ के अंदर करके उसके जैसे दुष्कर्म करा, कुछ भी करा, लेकिन उसके घर में लटका दिया वही। और वही बोल रहा था कि लड़की दूसरे घर में फांसी लगा के मर जाएगा, दूसरे घर में नहीं मर सकता है ना। कितने साल का था लड़की? 13 साल का लड़की है। कैशर के मालिक का फ़ोन आया था, या कैशर से ही जो मौजूद थे वहाँ पर, उन्होंने फ़ोन किया था कि पुलिस को कि इन्होंने उसमें से एक को पकड़कर बंद कर दिया है कि उनको उन पर चोरी का शक था, इसलिए उन्होंने उनको बंद कर दिया और 2 बच्चे वहाँ से भाग गए थे। जब तक उसके कुछ समय बाद दूसरा फ़ोन आता है जिसमें ये बताया जाता है कि वहाँ पर उस बच्चा जो उन्होंने कमरे में बंद किया था उसको वो वहाँ पर फांसी पे लटका हुआ मिला है। तो उस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची और वहाँ से बच्चे की बॉडी को रिकवर किया गया। बागेश्वर के कपकोट में लड़की से छेड़खानी के विरोध में लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी और उसके साथी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। मौके पर भारी भीड़ जुटी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस से कई महिलाएं भिड़ गई और आरोपी की फौरन गिरफ्तारी की मांग करने लगी। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल कपकोट में एक नाबालिग लड़की के अपहरण के प्रयास का मामला सामने आया था। आरोप यह है कि शुक्रवार रात को लड़की को उसके परिचित और एक अज्ञात व्यक्ति ने जबरन उठाने की कोशिश की है और शोर मचाने के बाद दोनों मौके से फरार हो गए। घटना के बाद से लोगों में भारी गुस्सा है। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है। निश्चित तौर पर ये पूरे क्षेत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। तो ये आश्वासन अभी हमको पुलिस की तरफ से मिला है कि हम उनके लिए आरोपी को जेल भेज दिया गया है। उसके बाद रिमांड में लेकर उससे पूछताछ की जाएगी, आखिर वो दूसरा शख्स कौन था जिसने पूरी कपकोट की धरती को शर्मसार किया है। जो अपराधी था, मुख्य अपराधी था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद उसे जो है कोर्ट में भेजा गया रिमांड के लिए। जैसे उससे रिमांड मिलती है उसकी अग्रिम पूछताछ उससे की जाएगी और जो शीघ्र ही मामले का पूरी तरह अनावरण करके उसे। देहरादून में रविवार सुबह को जो कुछ भी हुआ उसके बाद डॉग लवर परेशान है। किशनपुर में मॉर्निंग वॉक के लिए निकली 75 साल की बुजुर्ग को रॉटवेलर ब्रीड के कुत्तों ने नोच डाला। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देहरादून, नैनीताल जैसे शहरों में डॉग लवर्स की कमी नहीं है। पेट लवर्स उन ब्रीड को पालने में भी गुरेज नहीं करते जो कई देशों में बैन है। तकरीबन 23 खतरनाक ब्रीड के डॉग की बिक्री देश भर में बैन है, लेकिन उसके बावजूद देहरादून समेत कई इलाकों में इन डॉग्स को लोग पाल रहे हैं। रविवार को राजपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर इलाके में रहने वाले उमंग निरवाल का आरोप है कि उनकी 75 साल की मां कौशल्या देवी को पड़ोस में ही रहने वाले मोहम्मद जैद के रॉटवेलर ब्रीड के 2 कुत्तों ने बुरी तरह से नोच डाला, जिनकी हालत अभी गंभीर है। पूरा मामला सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। महिला का इलाज अब निजी अस्पताल में चल रहा है और परिजन राजपुर थाने में तहरीर दे चुके हैं। मेरी माताजी पर 2 कुत्तों ने हमला किया। मेरे मोहल्ले में रहने वाले थे और उनकी हालत बहुत गंभीर है इस समय। वे कुत्ते रॉटवेलर नाम की प्रजाति के हैं और जैद नाम के व्यक्ति है जिन्होंने वो कुत्ते पाले हुए हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक देहरादून में 4000 से ज्यादा खतरनाक प्रजाति के कुत्ते पल रहे हैं। ये आंकड़ा नगर निगम से लाइसेंस लेने वालों का है।
लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के भी कुत्तों को पाल रहे हैं। डॉग लवर्स का कहना है कि डॉग पालने वालों की जिम्मेदारी खुद होनी चाहिए कि वो लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखें। हालांकि कुत्ते के काटने पर जुर्माने की राशि को भी बढ़ाया जाना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब कोई भी पर्सन एक डॉग को या किसी भी एनिमल को पालता है तो वो सिर्फ लव या पर्सनल चॉइस नहीं होती, लोगों को समझने की ज़रूरत है कि वो एक लीगल और सिविक ड्यूटी भी है, राइट। एंड इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल आता है कि उन नॉर्म्स और पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करें जिनसे पब्लिक सेफ्टी बढ़ सकती है ताकि ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। वैसे तो सभी जितने भी लोग अपने घरों में कुत्ता पालते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, परंतु अगर ऐसी कोई घटना होती है वहाँ ये पाया जाता है कि कुत्ते का रजिस्ट्रेशन जो है, जो घर के पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है, तो ऐसे में निगम जो है उनके ऊपर जुर्माना कर सकता है, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और अगर कोई घटना ज़्यादा बड़ी घटना घट जाए जैसे कि आज हुआ है तो उनके ऊपर इसके ऊपर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। देहरादून में खतरनाक ब्रीड के रजिस्टर्ड डॉग की संख्या पिटबुल 98, जर्मन शेफर्ड 656, पोमेरेनियन 334, भोटिया 346, रॉटविलर 148, तिब्बतन मस्टिफ 18 और डोबरमैन 22। वैसे ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी देहरादून विकास नगर में खतरनाक ब्रीड के डॉग बाइट के केस सामने आए हैं, लेकिन उसके बाद न तो लोग और न ही सरकारी सिस्टम जागने को तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित सैनी आश्रम में एक मीटिंग के दौरान हंगामा हो गया। यहां पर कहासुनी के बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर धक्का मुक्की होने लगी। हालांकि हंगामे की आशंका पर पहले से मौजूद पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को संभाला और झगड़ा कर रहे कुछ लोगों को बाहर खदेड़ा। बताया जा रहा है कि सैनी आश्रम के संचालन को लेकर पहले से ही दो पक्षों में विवाद चला आ रहा है और रविवार को आश्रम में सैनी सम्मेलन बुलाया गया था जिसमें समाज के सैकड़ों लोग मौजूद थे। सम्मेलन में एक पक्ष ने आश्रम परिसर में बड़ा हॉल बनाने का प्रस्ताव रखा तो दूसरे पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के कई लोग आमने सामने आ गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के सिलाई बैंड में जो है पहुंचे और वहां पर जाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से हवाई निरीक्षण किया गया। बादल फटने वाली जगह का, ओजरी और सियाना चट्टी का भी हवाई निरीक्षण किया गया। रविवार को सीएम धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यमुना घाटी के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। हेलीकॉप्टर से सीएम धामी ने यमुनोत्री हाईवे का हवाई निरीक्षण किया। इसके साथ ही यमुनोत्री क्षेत्र के आसपास की स्थितियों को भी देखा। सीएम धामी ने शासन और प्रशासन के उच्च अधिकारियों को युद्ध स्तर पर स्थिति को सुधारने के लिए धरातल पर काम करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि आपदा के दौरान प्रभावित व्यक्ति का हर संभव मदद उनकी की जाएगी। उत्तरकाशी में 29 जून को बादल फटने से हुई भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से क्षतिग्रस्त यमुनोत्री हाईवे 7 दिन के बाद भी नहीं खुल पाया है। हाईवे को खोलने की कोशिश जारी है। हालांकि सिलाई बैंड के पास तक सभी वॉशआउट रोड को खोल दिया गया है। वहीं ओजरी में भी हाईवे खोलने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे 7 दिन से बंद है, जिसकी वजह से 2 दर्जन गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क पिछले 7 दिनों से कटा हुआ है। वहीं यमुनोत्री हाईवे पर ओजरी के पास करीब 24 मीटर लंबे वैली ब्रिज का निर्माण शुरू कर दिया गया है। विभागीय अधिकारियों का ये कहना है कि पुल का निर्माण 5 दिन के भीतर पूरा कर आवाजाही शुरू करवा दी जाएगी। आपको बता दें 28 जून को बादल फटने की वजह से सिलाई बैंड और ओजरी के पास यमुनोत्री हाईवे का करीब 20 से 25 मीटर हिस्सा बह गया था। एक ओजरी खड्ड के पास 2 जगह सिलाई बैंड और यहाँ से जो है रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। पूरी रोड वॉश आउट हो गई थी। वहाँ पर जो है वैली ब्रिज का निर्माण प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जो कि लगभग 3 से 4 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो यात्रा गाड़ियाँ हैं, स्थानीय गाड़ियाँ जो फंसी हुई हैं, उनका आवागमन सुचारू हो जाएगा और यात्रा गाड़ियाँ ऐसे निकल पाएंगी।
विकासनगर के कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर बना सबसे बड़ा डेंजर जोन जजरेट भारी मुसीबत बन गया है। दरअसल ये रोड मशहूर पर्यटक स्थल चक्राता समेत जौनसार बावर के तकरीबन 400 से अधिक गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ता है और इसी वजह से इसे जौनसार बावर की लाइफलाइन भी कहा जाता है। लेकिन बारिश होते ही जगह जगह पर भूस्खलन होने से आमतौर पर ये सड़क बंद हो जाती है। पीडब्ल्यूडी की जेसीबी यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहती है। थोड़ी ही बारिश में यहाँ पर पहाड़ों से मलबा आफत बनकर बरसता है। स्थानीय लोगों ने डेंजर जोन के पक्के ट्रीटमेंट की मांग की है। उत्तरकाशी में भारी मुसीबत का सबब बन गई है बारिश और हर्षिल में जालिंदरी नदी उफान पर है, जिसके चलते 2 पैदल लकड़ी के पुल बह गए। इसके साथ ही क्यारकोटी के पास बरसाती नाले में 2 लोगों के बहने की सूचना है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम लोगों की तलाश में जुटी हुई है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। नंदप्रयाग के पास पहाड़ी से मलबा आने से सड़क बंद हो गई है। रोड बंद होने से बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड जाने वाले तीर्थयात्री फंसे हुए हैं और सड़क के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। चमोली जिले में हो रही बारिश का सबसे ज्यादा प्रभाव ग्रामीण इलाकों पर पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़कें बाधित हो रही हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले में अभी भी 22 सड़कें ऐसी हैं जो बारिश के बाद बंद हो गई हैं, जिन्हें खोलने का काम जारी है। बारिश की वजह से कर्णप्रयाग और पोखरी डिवीजन में सड़कें सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। चमोली के उमट्टा के पास बद्रीनाथ हाईवे पर पिछले दिनों हुई बारिश के बाद सड़क पर मलबा आ गया, जिसके बाद एक कार दब गई थी। मलबे से कार को निकाल लिया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मलबे की चपेट में आने से कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। लैंसडाउन रोड पर दुगड्डा के पास आमसौड़ गांव की पहाड़ी एक बार फिर दरकने लगी है, जिसकी वजह से कई लोग अपने घरों को छोड़कर भी चले गए हैं। लगातार हो रहे भूस्खलन से न सिर्फ गांव के लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है, बल्कि लैंसडाउन और पौड़ी को जोड़ने वाला एनएच भी खतरे की जद में है। बरसात का मौसम खतरे का अलार्म लेकर आता है, लेकिन खतरे की चेतावनी के बावजूद लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और ऐसा ही नज़ारा देहरादून की सौंग नदी में देखने को मिला है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौज मस्ती करते हुए दिखाई दिए। लेकिन कभी भी हल्की बारिश के बाद यही शांत नदी कब रौद्र रूप धारण कर ले, ये नहीं कहा जा सकता। और कई बार नदी में अचानक पानी बढ़ने से लोग बह चुके हैं। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी और सभी को वहां से खदेड़ दिया। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव अब चुनाव नहीं एक पहेली बन गए हैं। पहले तो 8 महीने तक ये सस्पेंस बना रहा कि चुनाव होंगे भी या नहीं होंगे। अब जब प्रक्रिया शुरू हुई है तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं, जिससे एक और समस्या चुनाव के बाद उठ खड़ी होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 23 जून से शुरू हुई। नामांकन की आखिरी तारीख थी 5 जुलाई। आमतौर पर चुनावों में मारामारी होती है, लेकिन यहाँ थोड़ा उलट देखने को मिल रहा है। राज्य के 12 जिलों में 7,500 ग्राम पंचायत हैं, जिनमें 55,000 से अधिक सदस्य चुने जाने हैं, लेकिन नामांकन मात्र 28,000 लोगों ने ही कराया है। 50% से ज्यादा सीटें खाली हैं, वो भी बिना उम्मीदवार के ही। कांग्रेस इसके लिए चुनाव में की गई लेट लतीफी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो बीजेपी का कहना है कि ऐसा पूर्व में भी होता आया है। देखिए, ये सरकार की उदासीनता भी कहूँगा और लोगों का जो उत्साह है उसमें कमी भी बोलूँगा कि 55,587 पद हैं ग्राम सभा के सदस्यों के, उसमें 28,400 कुछ लोगों ने केवल नॉमिनेशन किया है।
तो ये साबित करता है कि 50% से अधिक सीटें खाली रहेंगी। और इसमें भी अगर किसी ग्राम सभा के सदस्य के लिए 5 या 6 लोगों ने नॉमिनेशन किया तो ये परसेंटेज और बढ़ जाएगा। पिछले चुनाव में भी जब से 96 से त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था हुई है तभी से अनिवार्यता हुई है। तो उस समय के रिकॉर्ड अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि कमोबेश लगभग यही स्थिति पिछले चुनाव में रही है। 96 में, 2002 में, 2008 में, 2014 में, 2019 में, और वही लगभग 2025 में स्थिति है। लेकिन ये बड़ी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि आगामी 6 माह के भीतर ये सभी रिक्त पद भर दी जाए। दरअसल ग्राम पंचायत के गठन के लिए जरूरी है कि सदस्यों की 2/3 संख्या पूरी हो। अब जब ये कोरम पूरा ही नहीं हो पा रहा तो भले ही 31 जुलाई को चुनावी नतीजे आ जाएं, लेकिन पंचायतों का तब भी गठन नहीं हो पाएगा और राज्य निर्वाचन आयोग को इन खाली सीटों पर दोबारा चुनाव की अधिसूचना जारी करनी होगी। एक ग्राम पंचायत या किसी भी सदन को गठित होने के लिए उसके सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 पदों पर नामांकन होकर के उनका निर्वाचन हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो ग्राम पंचायतें गठित करने के लिए दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे। और होता क्या है कि गांव में प्रधान के पद के प्रति लोगों का रुझान ज़्यादा होने के कारण नामांकन के अंतिम दिन तक भी उस पर गांव में बैठकें और फैसले होने के कारण ग्राम पंचायत सदस्य पर किसी का ध्यान नहीं जाता। यानी चुनाव तो पहले ही देरी से हुए और अब पंचायत गठन में भी कम से कम 1 महीने की देरी और तय मानी जा रही है। प्रधान जी भी प्रधानी की शपथ नहीं ले पाएंगे जब तक नए सदस्य फिर से चुनकर न आ जाएं। यह है पंचायत चुनाव की असली पहेली, जिसमें जनप्रतिनिधि हो या जनता दोनों ही उलझकर रह गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। उत्तरकाशी यमुनोत्री मार्ग पर हुए भूस्खलन में लापता 2 यात्रियों की शव बरामद हो गई हैं। 29 जून को बड़कोट में बादल फटने के बाद से लापता थे। बागेश्वर के तिलाड़ी गांव में एक सुनसान बाखली में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई करके गांव में पहुंची और आग पर काबू पाया गया। उत्तरकाशी पुलिस ने मोरी में एक गाड़ी से 85 पेटी देसी शराब बरामद की है। आरोपी मौके से फरार हुआ, जिसकी तलाश अभी जारी है। अल्मोड़ा के लमगड़ा और जैती क्षेत्र में पुलिस ने भांग की फसल को नष्ट किया। पौड़ी के नीलकंठ में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी तेज हो गई है। डीएम और एसएसपी ने यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया है। ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। यात्रा मार्गों पर व्यवस्था बनाने और अतिक्रमण हटाने के साथ साफ सफाई पर पूरा फोकस है। पिथौरागढ़ में क्लस्टर स्कूल स्कीम का विरोध शुरू होने लगा है। नेपाल बॉर्डर से सटे डोडा के ग्रामीणों का कहना है कि स्कीम के अमल में आने से उनके बच्चों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ेगी। उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत नंदगांव और नगान गांव के ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव किया है। नैनीताल में तिब्बती समुदाय के लोगों ने धर्मगुरु दलाई लामा का 90वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया है। नैनीताल के सुख निवास बौद्ध मठ में पूजा अर्चना की गई है। भीड़भाड़ का फायदा उठाकर लक्ष्मण झूला इलाके में श्रद्धालुओं का पर्स चोरी करने वाले टप्पेबाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रामनगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का दौरा किया, जहां पर वो अलग ही अंदाज में नजर आए। हाथियों को उन्होंने फल खिलाए। सीएम धामी ने वन्य जीव संरक्षण पर भी जोर दिया। सैलानियों के लिए रामनगर का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बेहद पसंदीदा डेस्टिनेशन है। हर साल बड़ी संख्या में लोग यहाँ टाइगर सफारी का अनुभव लेते हैं। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का दौरा किया। वो अलग अंदाज और अलग ड्रेस में नजर आए। सीएम धामी ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला और तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने जंगल सफारी के दौरान कॉर्बेट के कर्मचारियों से मुलाकात भी की। वहीं सीएम धामी ने गजराज को फल भी खिलाए। हमारे राज्य में
बहुत बड़ा पर्यटन आता है, बहुत बड़ा रोजगार चलता है। इसके लिए हमने एक इकोसिस्टम यहाँ बना रहे और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके कारण से मानव वन्य जीव संघर्ष अक्सर हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती होता है। तो आज हमने ये प्रयास किया है कि जो राज्य के अंदर 40 डिवीजन है हमारे फॉरेस्ट विभाग के 40 डिवीजन, उन 40 के 40 डिवीजनों में हम फलदार पेड़ लगाएंगे। सीएम धामी ने वन्य जीव संरक्षण पर जोर दिया। सीएम धामी ने बताया कि टूरिज्म के बढ़ने के साथ साथ मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने को लेकर भी काम किए जा रहे हैं। यहाँ का रेस्क्यू सेंटर देखा था, इसमें 11 टाइगर और 13 लेपर्ड अभी हैं। उस सेंटर को भी और विस्तार देने के लिए हम भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। और आज फाटो जो हमारा रेंज है, उस रेंज पर भी मैं गया हूँ। वहाँ पर टाइगर्स के आउटर में है, लेकिन 12 महीने उसमें लोगों का आना जाना है। टाइगर सफारी कर सकते हैं, आसपास के लोग देख सकते हैं। 100 से अधिक जिप्सियाँ वहाँ पर चल रही हैं और रोजगार का एक बड़ा माध्यम ये हमारा फाटो की रेंज भी बन रही है। इससे पहले सीएम धामी ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में फलदार पौधे भी लगाए। सीएम ने सभी लोगों से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में फलदार पौधे का रोपण किया और इस दौरान सीएम धामी ने सभी लोगों से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की। सीएम धामी ने कहा कि सभी को पौधारोपण जरूर करना चाहिए। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का रविवार को 90वें जन्मदिन के अवसर पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम धामी भी पहुंचे। उन्होंने तिब्बती समाज को बधाई दी। इस अवसर पर सीएम धामी ने घोषणा की कि बुद्धा टेम्पल मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा और तिब्बती शमशान घाट के 3 शेड का निर्माण किया जाएगा। सीएम धामी ने यह भी कहा कि देवभूमि उत्तराखंड ने हमेशा से तिब्बती समाज को प्रेम, सम्मान और सुरक्षा प्रदान की है। साथ ही सरकार उनके सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास के लिए हर संभव सहयोग करती रहेगी। हमारी मातृभूमि ने भी दलाई लामा जी और तिब्बती समाज को हमेशा प्रेम और सम्मान दिया है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हम तिब्बती समुदाय के हितों की रक्षा करने के साथ ही उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक, सामाजिक विकास के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। पीओ रोड से बुद्धा टेम्पल को आने वाले मार्ग का चौड़ीकरण करना है। मैं आज पूज्य दलाई लामा जी के जन्म दिवस के अवसर पर यह घोषणा करता हूं कि इस मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में शिक्षाविद और चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक कुशल राजनीतिज्ञ, विद्वान और स्पष्टवादी नेता थे। राष्ट्र निर्माण में उनका अमूल्य योगदान अविस्मरणीय है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार हमें सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे।